हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसमें मैं आप लोगों को विषाणु जीवाणु में अंतर, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर और बैक्टीरिया के क्या लाभ हैं और बैक्टीरिया के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। और ये आज का लास्ट वीडियो रहेगा माइक्रोबायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भूमि की उर्वरता और फसल उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। तो भूमि की उर्वरता और फसल उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी। तो हवा, खनिज और नाइट्रोजनी यौगिकों की शामिल करके सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। हवा, खनिज और नाइट्रोजनी यौगिकों को शामिल करके सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है, सूक्ष्मजीव आवश्यक तत्व और खनिज प्रदान करके पौधे की वृद्धि में योगदान देते हैं। सूक्ष्मजीव जो होते हैं वह आवश्यक तत्व और खनिजों को प्रदान करके पौधे की वृद्धि में योगदान देते हैं। तो हमने दो पॉइंट देख लिया। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि हवा, खनिज और नाइट्रोजनी यौगिकों को शामिल करके सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है कि सूक्ष्मजीव आवश्यक तत्व और खनिज प्रदान करके पौधे की वृद्धि में योगदान करते हैं। अगला है दोस्तों, सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ को एक सरल रूप में विघटित कर देते हैं जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। सूक्ष्मजीव होते हैं वह कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसे एक सरल रूप में विघटित कर देते हैं जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। आगे, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण से या पुनर्चक्रण के माध्यम से सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण से या पुनर्चक्रण के माध्यम से सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह रोल था माइक्रोब्स का सॉइल फर्टिलिटी में। आगे चलते हैं, देखते हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में। तो सूक्ष्मजीव एक किसान के लिए सबसे आवश्यक संसाधन होता है क्योंकि वे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ मिट्टी का पोषण भी करता है। जो सूक्ष्मजीव होते हैं किसान के लिए बहुत ही आवश्यक संसाधन होता है क्योंकि वे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ मिट्टी की पोषण भी करते हैं। आगे चलते हैं, अब देखेंगे रोल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो माइक्रोब्स है उनका फसल उत्पादन में क्या भूमिका है। तो मिट्टी में अनेक ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें पौधे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते। कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव अपनी एंजाइमिक मशीनरी की मदद से या एंजाइमिक क्रिया द्वारा खनिजों को ऐसे रूप में तोड़ देते हैं जिन्हें फसल उत्पादन द्वारा या फसलों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला पॉइंट है, मृदा रोगाणु मिट्टी की उर्वरता, मृदा प्रोफाइल और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है, पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले रोगाणु सामान्य और तनाव की स्थिति में पौधे की वृद्धि और फसलों की पैदावार में सुधार करते हैं। तो यह था क्या दोस्तों, यह था रोल किसमें दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन में। तो अभी तक हम लोग क्या देखा कि जो फसल भूमि की उर्वरता है उसको बढ़ाने में जो माइक्रोब्स कैसे भूमिका निभाते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि हवा, खनिज और नाइट्रोजनी यौगिकों को शामिल करके सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट देखा कि सूक्ष्मजीव आवश्यक तत्व और खनिज प्रदान करके पौधे की वृद्धि में योगदान करते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ को एक सरल रूप में विघटित कर देते हैं जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के साइकिल के माध्यम से सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर हमने देखा फसल उत्पादन में इसकी क्या भूमिका है। तो सूक्ष्मजीव एक किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, किसान का मित्र कहा जाता है सूक्ष्मजीव को, क्योंकि दोस्तों ये आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ मिट्टी का पोषण भी करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि फसल उत्पादन में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है, जिसमें हमने पहले देखा कि मिट्टी में अनेक ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें पौधे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव अपने एंजाइमिक मशीनरी की मदद से खनिजों को ऐसे रूप में तोड़ देते हैं जिन्हें फसल उत्पादन द्वारा या फसल अपने मूल जड़ों द्वारा उसे अवशोषित कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमने देखा कि मृदा रोगाणु मिट्टी की उर्वरता, मृदा प्रोफाइल और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा कि पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले रोगाणु सामान्य और तनाव की स्थिति में पौधे की वृद्धि और फसलों की पैदावार में सुधार करते हैं। तो यह था दोस्तों फसल उत्पादन और भूमि की उर्वरता में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। आगे चलते हैं, देखेंगे बायोपेस्टिसाइड। अब बायोपेस्टिसाइड क्या होता है। तो कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मजीव को बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। बायो का मतलब दोस्तों जीव समझिएगा और साइड का मतलब
को नियंत्रित करने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं, तो जब हम कीट नियंत्रण के लिए जीव का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों का, तो उसे जैव कीटनाशी कहते हैं या बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। जैसे दोस्तों जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ एवं माइट का प्रयोग कीट की विभिन्न प्रजातियां जो कि पौधे और मनुष्यों पर अटैक करती हैं, उनके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो यह था दोस्तों बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को जैव कीटनाशी कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कीट की विभिन्न प्रजातियों, पौधे, मनुष्यों पर अटैक करती हैं, जिनके नियंत्रण के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? कोई भी जीवित जीव जो मनुष्य को आर्थिक व भौतिक हानि पहुंचाता है, उसे पेस्ट कहते हैं। इसी पेस्ट को मारने के लिए जिस रसायन का प्रयोग करते हैं, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। तो यह था पेस्टिसाइड। आगे चलते हैं, देखेंगे जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछ सकता है। तो जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या है? तो कृषि में पहला है दोस्तों, दूसरा है कि डेयरी में भी इसकी महत्व है, औद्योगिक महत्व भी इसका है, औषधि में भी इसका बहुत ही महत्व है, विविध में भी इसका बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले कृषि में इसका महत्व देखेंगे। तो कृषि में पहला महत्व दोस्तों यह होता है कि कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। सभी पौधे के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 80% या 78% है। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। पृथ्वी में नाइट्रेट्स निम्न प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा। कुछ जीवाणु या तो पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, काल्सीड्रियम या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। तो पहला दोस्तों क्या है कि जो जीवाणु है वह दोस्तों कृषि से कैसे लाभान्वित करता है हमें, तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। और दोस्तों अगला पॉइंट है, मृत पौधों तथा जंतुओं को सड़ाकर दोस्तों हमें लाभ प्रदान करता है। उसके बाद सल्फर जीवाणु। भूमि में रहने वाले कुछ जीवाणु जैसे थायोबैसिलस प्रोटीन पदार्थों के सड़ने से प्राप्त हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ लवणों से क्रिया करके उन्हें सल्फेट में बदल देती है। सल्फर उपापचय के लिए पौधे इन सल्फेट लवणों का अवशोषण कर देते हैं। तो दोस्तों यह था कृषि में इसकी भूमिका। अब हम लोग देखेंगे डेयरी में। डेयरी में इसकी क्या भूमिका है? तो दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिससे के कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस अथवा 6.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणु की संख्या में कमी आ जाती है, परंतु इन जीवाणुओं के सभी बीजाणु और कोशिकाएं जो होती है वह नष्ट हो जाती हैं। तो यह था दोस्तों डेयरी में। इसके बाद हम लोग किसमें देखेंगे और इसका औद्योगिक महत्व। तो सिरका उद्योग में किया जाता है। एल्कोहल और एसीटोन में रेशे के रेटिंग में किया जाता है। चाय उद्योग में किया जाता है। चमड़ा कमाने के उद्योग में भी किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे औषधि में। तो कुछ प्रजाति औषधि जीवाणुओं के क्रिया द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे बैसिलस ब्रेविस। उसके बाद दोस्तों कुछ जीवाणु विविध में, जैसे मल पदार्थों का नाश। कुछ जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियों को खाद तथा ह्यूमस में बदलकर उपयोगी बनाते हैं। तो यह था दोस्तों जीवाणुओं की भूमिका। अब आगे चलते हैं, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व हम लोग देख रहे थे। अब आगे चलते हैं, शैवाल और कवक में अंतर। तो सभी शैवाल में पर्णहरिम उपस्थित होता है, यद्यपि कुछ शैवाल जैसे नीली, हरी, लाल और भूरी में यह रंग दूसरे वर्णकों की अधिकता के कारण छुपा रहता है। इसके बाद कवकों में पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, जबकि शैवाल में पर्णहरित रहीम पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला पॉइंट, शैवाल स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपने कार्बनिक भोजन पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर पाते, ये परजीवी, सहजीवी अथवा मृतोपजीवी के बाह्य स्रोत से अपना भोजन लेते हैं। अगला पॉइंट, जो शैवाल होते हैं, थैलस का निर्माण वास्तविक मृद दूध से होता है। कवक में आभासी मृदुतक होता है, इसका निर्माण महीन नलिका रूपी सूत्रों के एक दूसरे से गुथे रहने से होता है। विषाणुओं का मापन मिली माइक्रोन में किया जाता है। दोस्तों जो विषाणु होते हैं उनको माइक्रोन में, मिली माइक्रोन में इसका जो नाप है वो लिया जाता है, और जो जीवाणु होते हैं उसको माइक्रोन में किया जाता है। विषाणु सामान्यतः 10 से 300 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, और जो जीवाणु होते हैं वह सामान्यतः 2 माइक्रोन तक के होते हैं, 2 से 10 माइक्रोन तक के होते हैं। कुछ जीवाणुओं को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है,
और लेकिन जो विषाणु होते हैं इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जीवाणु इन्हें निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं के शरीर में कोई कोशिकाई संरचना नहीं होती है, और जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु अति प्राचीन जीव जगत के सदस्य हैं। जीवाणुओं के शरीर में कोशिकीय संरचना होती है। अगला पॉइंट, जीवाणु में विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है और जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। अगला पॉइंट, ये फिल्टर पेपर होकर निकल जाते हैं और ये फिल्टर पेपर द्वारा छान कर अलग कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट, विषाणु में जीव द्रव्य नहीं होता है, जीवाणु में जीव द्रव्य केंद्रीय पदार्थ और राइबोसोम होता है। तो यह था जीवाणु और विषाणु में अंतर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसमें लिपिड केवल अल्प मात्रा में होते हैं। और जो ग्राम निगेटिव होती है इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह अपेक्षाकृत पतली होती है और इनमें 20% तक लिपिड हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव में ग्लूमेटिक अम्ल एवं एलानिक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जो ग्राम निगेटिव होता है इसमें ग्लूटेमिक अम्ल और एलानिल कम मात्रा में मिलते हैं। ग्राम पॉजिटिव में एमिनो अम्ल की आकर्षक सहजता होती है, ग्राम निगेटिव में एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, इन जीवाणुओं में म्यूरामिक अम्ल अधिक होता है और जो ग्राम निगेटिव होता है इसमें म्यूरामिक अम्ल कम होता है। अगला पॉइंट, ग्राम पॉजिटिव में उसका भित्ति का 85% शुष्क भार माइक्रोपेप्टाइड का बना होता है, और जो दोस्तों ग्राम निगेटिव होता है इसमें केवल 3 से 12% तक की कोशिका भित्ति का शुष्क भार म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। अगला पॉइंट, म्यूकोपेप्टाइड में टाइटिक अम्लों की अधिकता होती है, यह केवल जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह था ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंदर। ज्यादा पॉइंट नहीं देखना है, मैं ज्यादा ले लिया हूँ लेकिन ज्यादा देखना नहीं। आगे चलते हैं। कवक और जीवाणु में अंतर। तो कवक तंतुई बहुकोशिकीय जीव होते हैं और जो जीवाणु होते हैं यह बहुधा अतुतंतुई एक कोशिकीय जीव होते हैं। कभी कभी जीवाणु कोशिकाएं सूत्र में तचनाएं भी बनाती हैं। कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है परंतु श्लेष्म फफूंदी में अनुपस्थित होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कवक में सुसंगठित केंद्र उपस्थित होता है जबकि जीवाणु में सुस्पष्ट केंद्र उपस्थित नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि जो कवक होता है इनकी कोशिका भित्ति डाई एमिनोपाइमेलिक अनुपस्थित होता है, मतलब डीएपी अनुपस्थित होता है, लेकिन जो जीवाणु होता है इसमें कोशिका भित्ति डीएपी उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, इनमें बहुगुणन वर्धी कोशिकाओं के विभाजन द्वारा अलैंगिक या लैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें बहुगुणन विभाजन के द्वारा होता है। अगला, इनमें लैंगिक जनन स्पष्ट होता है, इसमें लैंगिक जनन अस्पष्ट होता है। तो यह था दोस्तों कवक और बैक्टीरिया में अंतर। तो उम्मीद करते हैं हमने जितना बताया आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।